हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने आगे टॉप बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 12 का आगे टॉपिक पढ़ा। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, चलो देखते हैं। लास्ट हमारा था ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे, इंपॉर्टेंस हो गए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो हम तीन तरीके से नेचर को पढ़ने वाले हैं। तीन तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट एज ए साइंस। और थर्ड पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो हम देखने वाले कि मैनेजमेंट क्या है, कि प्रोफेशन है एज ए प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट आर्ट है, प्रोफेशन है या साइंस है ना। तो तीनों चीजें हम आज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चा, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, मतलब इसकी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो हम देख लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या क्या चीजें आती है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आर्ट क्या है? आर्ट बेसिकली है क्या बच्चों? आर्ट है कि जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं। बिल्कुल, है ना। कि आर्ट में क्रिएटिविटी, क्या उसमें पढ़ाई होती है? बिल्कुल। मान लो आपको डांसिंग सीखनी है, आपको डांसिंग सीखनी है, आपको सिंगिंग सीखनी है ना, आपको पेंटिंग सीखनी है, तो वो क्या एक फॉर्म ऑफ आर्ट ही अलग अलग है ना। और जब हमें सीखना होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं बच्चा, पार्ट्स होते हैं जो हमें क्या करना है, पढ़ने भी होते हैं। जैसे हिंदी, अभी आपके 12th में भी सब्जेक्ट है हिंदी, वोकल म्यूजिक है, डांसिंग है, तो डांस अकेडमीज जाते हो आप लोग पढ़ने के लिए, जाते हो नहीं जाते? तो बेसिकली क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जैसे तो हर किसी के लिए पर्टिकुलर थ्योरी है। तो क्या मैनेजमेंट के लिए भी थ्योरी है? बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि भाई आर्ट में क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन आर्ट का ये है कि मैनेजमेंट, हम कहते हैं मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट नहीं, हम सबसे पहले बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। हम सबसे पहले बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, है या नहीं, आप बताओ। थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में होती है? होती है सर। तो क्या इसमें भी होगी? बिल्कुल। मैनेजमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है या नहीं? बिल्कुल है सर। तो कैसे है बच्चा, आप बताओ। तो थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होगा? थ्योरेटिकल नॉलेज बेसिकली क्या है कि जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम बुक्स में पढ़ने वाले, तो क्या मैंने, हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। आप एमबीए करते हो, उसमें क्या पढ़ते हो, एचआर के बारे में पढ़ोगे, एमबीए विद एचआर होता है, एमबीए विद मार्केटिंग होता है। ठीक है। मैनेजर की बहुत सारी बुक्स आ चुकी है। टाइमली क्या किया गया है, प्रिंसिपल भी डेवलप किया गया। टाइमली क्या किया गया, प्रिंसिपल्स भी डेवलप किए गए, कर गए क्या? तो अब क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हाँ, ये हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट आर्ट का ये वाली चीज तो फॉलो करता है। क्यों करता है? क्योंकि देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ, देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ लॉट ऑफ लिटरेचर, लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आप ही देख लो, अभी आप पढ़ रहे हो जो प्लानिंग वगैरह, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हो। तो उसकी नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले रहे हो, नहीं ले रहे? मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। आगे आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे, है ना, नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में। तो बेसिकली बच्चे इसमें बहुत सारी थ्योरी अवेलेबल है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, आईआईएम हो गया जिसमें हमको सिखाया जाता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज भी है जहाँ पे हम ये चीजें सीख सकते हैं। तो बिल्कुल थ्योरी, तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि भाई आर्ट की एक जो थ्योरी होती है वो, ठीक है। तीस सेकंड अगर मैं कहूं तो आर्ट क्या है, आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट होता है बच्चा पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना।
देखो, आप समझो कि कोई भी मैनेजर है, या कोई भी मैनेजर, आप लेट से मैनेजर को हटा दो, जैसे डांसर्स होते हैं, तो दो डांसर्स क्या बुक अगर एक ही एकेडमी में हो, लेकिन वो फिर भी डिफरेंट होते हैं। यानी आप ऐसे समझ लो कि मैंने आपको पढ़ाया, या अब मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ना 10 बच्चे अलग अलग अप्रोच हो, क्योंकि सबका एक थ्योरी सबने सेम पढ़ी है, लेकिन उसके अप्रोचेस क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे डांस फॉर्म में होता है कि भाई किसी को डांस सिखाएगा, लेकिन सबका अलग अलग लेवल ऑफ डांस होता है। कोई बहुत अच्छा डांसर बन जाता है, कोई एक मिडिल डांसर होता है, लेकिन पढ़ाया सबको सेम है। पेंटिंग में क्या होता है कि जितने अच्छे से हम अपने जो पढ़ते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली क्या होता है कि जब वो अपनी, जब आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट का क्या होता है कि अपना आर्ट होता है, जिसमें वो अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन यूज करके उसको और ज्यादा बेटर बनाता है। क्या करता है, बेटर बनाता है। तो मैनेजमेंट में क्या, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स दिए गए हैं। क्या होगा, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड दिए हुए हैं, है ना, आप पढ़ोगे अभी साइंटिफिक मेथड्स को, प्रिंसिपल्स है बहुत सारे, है या नहीं। अब क्या वो प्रिंसिपल्स को एज इट इज लगा देगा, नहीं बच्चा, हर मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स है, बहुत सारी नॉलेज है जो अवेलेबल है, लेकिन अब क्या होगा बताओ, तो किस में लगा, लेकिन वो अब उनको यूज करेगा किस में, अपने पर्सनलाइज मैनर में, किस में, अपने पर्सनलाइज्ड मैनर में यूज करके, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को यूज करेगा। क्या करेगा, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिव पर्सनलाइज मैनर क्या करेगा बच्चों, कैसे यूज करेगा, अपनी इमेजिनेशन, जो जो जितनी अच्छी क्रिएटिविटी लगा पाता है, वो इतनी अच्छा क्या बन जाता है, मैनेजर, है ना। अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को यूज करके क्या करेगा, अब आप वो अपने पर्सनलाइज यूज करके, इमेजिन उन, सॉरी, जो भी प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनका यूज करके, लेकिन इन द अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या अपने तरीके से लगाएगा, है ना। तो जब वो अपने तरीके से लगाता है तो वो क्या करता है, और बेटर मैनेजर बनता है ना, और भी बेटर मैनेजर बनेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है बताओ, बेस्ड ऑन, किस पे बेस होगा, जल्दी, आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में, याद करो, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, किस पे, क्रिएटिविटी, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे कैसे डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे कैसे डिपेंड करेगा, जल्दी बताओ बच्चा। अच्छा अच्छा, एंड प्रैक्टिस नहीं लिखा मैं, एंड प्रैक्टिस, बताओ। देखो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, दो सिंगर ले लो, या कोई भी चीज ले लो, मोबाइल फोन्स ले लो, कोई भी ले लो, देखो बहुत सारी कंपनीज मोबाइल फोन बनाते हैं। बेसिक चीज क्या है, मोबाइल फोन का बेसिक एक आइटम है कि हमें बात करने के लिए, लेकिन क्या करते हैं मैनेजर्स या कोई भी, अच्छा, वो नई नई एप्लीकेशंस लाते हैं, तो इनोवेट करते हैं ना, अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं वो लोग, और उसको चेंज करते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट में होता है कि उनको प्रिंसिपल्स तो पता है, कि लेट्स से कि एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ एक्शन, लेकिन हो सकता है ना कि उसे लगाने का तरीका और प्रैक्टिस करने का तरीका अलग, तो जो मैनेजर जितना ज्यादा क्रिएटिव वे में, अलग वे में सोच पाता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है ना यहाँ, कि भाई अपनी थ्योरीज, मतलब मेरे पास, आप समझो कि मेरे पास एक थ्योरी तो है, बिल्कुल है या नहीं है, आप बताओ, थ्योरी तो है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा, ये जो फंक्शन या जो भी चीज है, जो मैनेजमेंट, जो थ्योरीज है, एप्लीकेशन है, उनको सबको कैसे लगाएगा, अपने खुद के यूनिक मैनर में लगाएगा, यानी यूजेस दीज प्रिंसिपल्स या एप्लीकेशंस, using these principles या application in his unique manner, अपने अलग तरीके में लगाएगा, बिल्कुल सर, है ना। तभी तो वो एक अच्छा मैनेजर बन पाएगा, या सबकी कॉपी करेगा तो कैसे बनेगा, है ना। होता क्या है, यूनिक मैनर में क्यों जरूरत है, क्योंकि बच्चा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हर फर्म की, हर बंदे की सिचुएशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जब सिचुएशन ही डिफरेंट होगी, तो उस प्रिंसिपल को मुझे लगाना भी अलग तरीके से बनेगा। इसका मतलब तीनों चीजें, तो ये ऐसे ही मैनेजमेंट हो, तो यस, ये भी एप्लीकेशन है, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि तीनों बेसिक पॉइंट्स को वो फॉलो करता है, तीनों बेसिक पॉइंट्स को क्या करता है, वो फॉलो करता है। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट एज ए साइंस है या नहीं, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस है या नहीं, ठीक है। तो साइंस क्या होता है बच्चा,
देखो सबसे पहले तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सर, ये तो होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये क्या है सर? देखो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब क्या है कि साइंस के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि भाई कोई चीज हुई, कोई रीजन हुआ, कोई चीज हम करेंगे और उसके इफेक्ट से कुछ और चीज आने वाली है। फिक्स होता है? नहीं होता। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है तो फिक्स है ना? तो कोई भी तो साइंस हमेशा किस पे डिपेंड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। किस पे बच्चा? मैं कह सकता हूँ साइंस हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि भाई आप कुछ चीज करोगे तो उसका इफेक्ट फिक्स होता है। जैसे मैं एग्जांपल के कह रहा हूं, अगर आप H+ देखो मुझे इतना O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाओगे तो H2O बनेगा, ये फिक्स है, ये वाटर। तो ये एक कॉज, भाई हाइड्रोजन और इसका रिएक्शन किया और क्या बना? मुझे वाटर मिला। क्या मिला मुझे? वाटर मिला। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है ना, कॉज एंड इफेक्ट की आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे उसका रिजल्ट नॉन होता है कि भाई अगर मैं ये चीजों से एक्सपेरिमेंट करूँ तो सेम वे में क्या होता है? क्या उसमें भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे अलग अलग सिचुएशन के लिए, अगर मैं बात करूं बच्चा, अलग अलग सिचुएशन के लिए हमें अलग अलग क्या दिए जाते हैं? अलग अलग सिचुएशन के लिए हमें क्या दिया जाएगा? अलग अलग सिचुएशन के लिए हमें अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। प्रिंसिपल्स अभी आप पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स है या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हमें दिए गए हैं ना, आप उनमें क्या है ना पर्टिकुलर कि भाई मैं ये एक प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा और उसका जो उसका रिजल्ट होगा वो कंफर्म है। यानी अगर मैं टाइम मैनेजमेंट वाली चीज करूं तो कंफर्म है कि उसे टाइम मोशन, अगर मैं मोशन स्टडी करता हूं, अगर मान लो मैंने मोशन स्टडी अप्लाई किया, मोशन स्टडी का ऐसा एग्जांपल जिसमें क्या करता हूं मैं, जो मेरे बेकार के जो मोशन है, जो एक्स्ट्रा जो चीजें घूमने फिरने वाली वो कट हो जाए, तो उस अभी आप पढ़ोगे आगे तो उस मोशन स्टडी तो मुझे वहां पता लगता है कि जो बेकार के मूवमेंट है वो अलग हो जाएंगे और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सही बात है। इसी तरीके मैं ये बात कहता हूं कि भाई हर सिचुएशन के लिए एक प्रिंसिपल्स गिवन है और उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद एक मुझे वो फायदा मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं यूनिटी ऑफ एक्शन करूं तो उससे मुझे क्या मिलता है? एफिशिएंसी मिलती है। और प्रैक्टिस से क्या होता है? बंदा स्पेशलाइजेशन आता है। तो जब स्पेशलाइज, तो मुझे पता है मैं यूनिटी ऑफ एक्शन अगर अप्लाई करूं तो मुझे स्पेशलाइजेशन आने वाला है। क्या आने वाला है? स्पेशलाइजेशन आने वाला है। तो मुझे पता होता है कि प्रिंसिपल जो मैं लगाने वाला हूं उसका इफेक्ट क्या होगा एक प्रिंसिपल का। तो यहां पे भी ये बिल्कुल फिक्स है कि ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करता है। तो मैनेजमेंट इस वाले प्रिंसिपल, इस वाले को तो फॉलो करता है, नेचर को। दूसरा, सेकंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, है ना? दूसरी वाली सिचुएशन क्या समझ में आई मुझे कि भाई प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है कि भाई एक्सपेरिमेंट किया और हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आ गया? फिक्स आ गया। यानी मैं क्या करता हूं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के एक एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे CO2 मिल गया। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जब भी मैं कार्बन का और ऑक्सीजन का दो एटम करूंगा तो मुझे ये मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल कंफर्म। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसे होगा कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूं और वो बिल्कुल फिक्स है? देखो ऐसा होना पॉसिबल है? ये आप मुझे समझाना कि होगा नहीं होगा। एक मैं आपको एक बात बताता हूं कि भाई क्योंकि मैनेजमेंट किससे डील करता है? मैनेजमेंट करता है ह्यूमन बिहेवियर से। ये आपको पता है बात कि मैनेजमेंट किससे डील करेगा? ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। और जब भी मैं ह्यूमन बिहेवियर से डील करता हूं तो हर आदमी, हर इंसान का या हर बंदे का जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल, कि अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो एक बात बताओ, जब मैं पर्टिकुलर चीज एक बंदे पे लगाऊंगा, हो सकता है ना कि वो अलग तरीके से बिहेव करे? पॉसिबिलिटी है या नहीं? बताओ। तो तो क्योंकि अब मैं यहां ये बात कर सकता हूं क्योंकि मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बिहेवियर, है ना? क्योंकि वो किसके साथ डील करता है बच्चा? ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। मैनेजमेंट किसके साथ डील करेगा? ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करेगा। और जब भी ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील, तो ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स हमेशा फिक्स नहीं आ सकता क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट किस पे कुछ और फर्क डालेगा। तो द आउटकम्स ऑफ दीज, मैं कह सकता हूं आउटकम्स
ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नॉट फिक्स्ड। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ ये पता लगा कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट पे बेस पे प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं, क्योंकि पहले क्या किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर जो एक्सपेरिमेंट से जो जैसे मैंने क्या प्रिंसिपल बनाया, मान लो कि भाई ग्रेविटेशन है, तो मुझे पता है कि एप्पल जब नीचे जमीन पे गिरा तो ग्रेविटी का वो बन गया। अब ग्रेविटी क्या फिक्स हो चुकी है कि आप यहाँ पे भी जैसे ग्रेविटी लगेगी, अमेरिका में भी वही ग्रेविटी, यानी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो फिक्स हो गया। लेकिन बच्चा, क्या ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर एक बंदा अलग तरीके से बिहेव करेगा। मान लो मैंने आपको कुछ पढ़ाया तो आपको हो सकता है पसंद आ जाए, दूसरे वाले को वो चीज पसंद ना आए। बिल्कुल कर, तो जब मैंने पढ़ाया हुआ ही एक दो बंदों से अलग अलग रिजल्ट आ सकता है, तो फिर मैं कैसे फिक्स कर सकता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही आएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि ये वाला क्या फॉलो करेगा, तो मैं कह सकता हूं नो, नहीं कर सकता। थर्ड क्या है, थर्ड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। वाह बच्चा, जो न्यूटन लॉ है, क्या वो हमारे यहाँ अलग है या अमेरिका या किसी और स्कूल में अलग पढ़ाए जाते होंगे? मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं। वो क्या है बच्चा, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, कि भाई जो लॉ मैंने यहाँ पढ़ा साइंस का, वही लॉ कहीं और पढ़ने वाला हूं, किसी और कंट्री किसी और जगह। लेकिन क्या ये यहाँ यूनिवर्सल, क्या ये मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? देखो बच्चा, हमारे यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन अलग हो सकता है, हमारे लोगों का सोचने का तरीका अलग हो सकता है इन सर्च ऑफ अमेरिका। जैसे वहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है, हमारे यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है, दोनों में डिफरेंट, सॉरी सोशल मिक्स इकोनॉमी की बात होती है, लेकिन वहां कैपिटलिस्ट की बात होती है। तो देखो नेचर अलग है, अब अलग तरीके से बिजनेस करने का तरीका अलग है, वहां की गवर्नमेंट अलग तरीके से सोचती है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट अलग तरीके से सोचती है, हमारे यहाँ के लोगों का माइंडसेट अलग हो सकता है, वहां पे कल्चर के हिसाब से माइंडसेट होगा। तो क्या कोई भी एक्सपेरिमेंट मैं बनाऊं तो उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर हर किसी का कल्चर, हर किसी का ट्रेडिशंस, हर किसी का सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल को, जो भी प्रिंसिपल या मैं जो भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट को देने वाला हूं, उसको क्या करना पड़ेगा बच्चा, मुझको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन और वहां के ट्रेडिशन या कल्चर के हिसाब से। ठीक है सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे जापानीज लोग बच्चा वर्क कल्चर ज्यादा अपनाते हैं, वो ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, जनरल इंडिया में ऐसा नहीं करते। तो वहां 10 घंटे की शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 6 घंटे की ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब लोग काम करना ही इतना पसंद नहीं, आदत नहीं रहे, तो क्या करे वो फिर, है ना? तो बात ये बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है सर, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी इस पे अप्लाई होता है? नहीं अप्लाई होता। हम इसको हर जगह पे, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस में एक चीज तो वो एप्लीकेबल है कि भाई सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है इसमें भी मैनेजमेंट में, लेकिन बाकी के दोनों अप्लाई नहीं होते। यानी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर के साथ हम डील करते हैं तो उसका आउटकम डिफरेंट हो सकता है। तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने बोली कि यूनिवर्सल वैलिडिटी है, तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यहां पढ़ेंगे, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी और कंट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के साथ जब हम डील करते हैं, तो हो सकता है कि जब मैं किसी वो वैलिडिटी, कोई चीज वैलिड कहीं और हो और यहाँ के लोगों का माइंडसेट अलग हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट साइंस पूरी तरह नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट बात पे बात करते हैं बच्चा, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट पे तीन चीजें बताई ना मैंने, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात करते हैं। चलो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बच्चा, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की बात अगर मैं करूं, तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास मुझे ये समझ में आता है कि भाई मैं प्रोफेशन क्या है, वेल डिफाइंड नॉलेज। बिल्कुल है या नहीं?
वेल डिफाइंड नॉलेज है या नहीं है प्रोफेशन को। देखो क्योंकि कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी चीज है, तो उसके जैसे आपको लॉ कर, आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, लॉ करनी पड़ेगी, उसके मुझे पता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। मान लो कि मुझे अगर सीए करना है तो मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आईसीआई में स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी प्रोफेशन मुझे अपनाना पड़ता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है जो रिक्वायरमेंट है मेरे लिए, है या नहीं, बिल्कुल कह रहे बात कि सर हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही। इसी तरीके से क्या है कि मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट के लिए भी अभी मैंने बड़ा आईआईएम हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं ना इंडियन में, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वेल डिफाइन ऑफ नॉलेज ऐसे प्रोफेशन है, हाँ प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड नॉलेज है, बिल्कुल है। दूसरे पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर बन सकता है। अब मैं चाहूं, मैंने एम कॉम किया है, मैंने एम कॉम किया और मैं कल चाहूं डॉक्टर बन जाऊं, पॉसिबिलिटी है, नहीं है ना भाई, क्योंकि डॉक्टर करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर डिग्री या एक पर्टिकुलर जगह से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे एम से मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई आप तभी क्या कहलाओगे, डॉक्टर कराओगे, क्योंकि आप एमबीबीएस या कोई मेडिकल डिग्री आपको करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप डॉक्टर। मुझे लॉयर बनना है तो कहीं ना कहीं मुझे लॉ इंस्टीट्यूट से डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी तो मैं क्या बन पाऊंगा, लॉयर बन पाऊंगा। मुझे अगर सीए बनना है तो आईसीएआई से, आईसीएआई से क्या करना पड़ेगा, आईसीएआई से मुझको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसका जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी के बाद मुझे वहां पे रजिस्टर्ड होगा, तब मैं उसको क्या करूंगा बच्चा, फॉलो करूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है, क्या आपने मैनेजर हमेशा वही देखा है जो आईआईएम कर सकता है, नहीं, कोई भी बंदा जो मैनेज करने की क्वालिटी रखता है, मैनेजमेंट एबिलिटीज है उसके अंदर, वो क्या बन सकता है, मैनेजमेंट मैनेजर बन सकता है। यानी बिजनेसमैन या ओनर ऑफ द कंपनी या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी या एचआर डिपार्टमेंट जिस भी बंदे को फिट मानेगा किसके लिए, मैनेजर के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्री, डिग्री कुछ भी हो, वो क्या बन सकता है, मैनेजर बन सकता है। तो मैं कहूं यहां पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, नहीं है बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, जल्दी बताओ थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। चलो सर इसको भी समझा दे क्या है प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या, मैंने जैसे बताया आपको जब सीए बनना है तो आईसीआई से आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो लॉयर, तो हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है, ऐसी क्या इसके लिए, हाँ बिल्कुल है, इसके लिए भी एसोसिएशन है। लेकिन लेकिन मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई एंट्री, ऐसे तो इसमें क्या है कि ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो देयर इज नो कंपल्सन, देयर इज नो कंपल्सन, किस चीज के लिए कंपल्सन है जल्दी बताओ, देयर इज ए नो कंपल्सन फॉर मैनेजर्स, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, कि भाई आपको पर्टिकुलर एसोसिएशन से आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप क्या है, मैनेजर बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो ऐसी कोई कंपल्सन है, बिल्कुल भी वो कंपल्सन आपके पास नहीं है। तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर है। और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी पर्टिकुलर चीज का, हाँ सर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर मैं बात करूं बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो क्या प्रोफेशन में है ये चीज, आप एक बात बताओ, तो क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, देखो समझो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आपको ना एम्स के जो कानून होंगे वो मान, जैसे आपको सीए बनना है तो आईसीए क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देगा, वो आप उसको फॉलो करते रहोगे तभी तक आप सीए बने हुए हो। आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉयर जिस जहां भी जिस भी कोर्ट में आप कोर्ट में रजिस्टर्ड हो उसके कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप
आपकी लॉयर या आपकी डिग्री को छीन लिया। लेकिन ऐसा क्या मैनेजर में कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं है। तो यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं सर, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर टू बी ए प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन। ठीक है। थर्ड, फिफ्थ, ये क्या करते हैं, इनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव। लास्ट, सर्विस मोटिव। बिल्कुल। सर्विस मोटिव का मतलब क्या है, जल्दी बताओगे आप? तो सर्विस मोटिव क्या है कि इनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस देना। डॉक्टर है, वो पेशेंट को सर्विस देता है। प्रोफेसर सीए है, वो अपने क्लाइंट को सर्विसेज देता है ना। डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाइयां दे, दवाइयां की प्रिस्क्रिप्शन देता है, आप वो ले लेते हो। कोई भी मतलब लॉयर है, आपका केस लड़ेगा, सर्विस मोटिव होता है। तो क्या होता है, हाँ देखो, मैनेजर का क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम ये तो कहीं ना कहीं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यही तो इसकी मेन मोटिव होती है, हाँ या ना? तो इसका काम क्या है, इसका है कि इसको क्या करना है, हेल्प करना है। क्या करना है, इसका सर्विस मोटिव क्या है, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के लिए, टू अचीव द गोल। तो बिल्कुल ये यहां तो फॉलो करेगा, इस चीज को तो फॉलो कर सकता है, सर्विस मोटिव को। ठीक है, तो इसको फॉलो करेगा, यस, इसको ये फॉलो करने वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में तीनों, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को खत्म करके, चैप्टर को खत्म करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।